हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबों का म्यूसस एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का श्वसन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका अंग्रेजी होता है रिस्पिरेशन। यह पार्ट 6 है। देखिए, जो श्वसन है, आखिर हमारे जीवन में श्वसन की इतनी आवश्यकता क्यों है, इस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। देखिए, हम लोग दिन भर जो भी कार्य करते हैं, चाहे हम दौड़ते हों, पढ़ते हों, झूला झूलते हों या किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा की ज़रूरत होती है, ठीक है। और इस ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा करने के लिए श्वसन आवश्यक है। क्या आवश्यक है? श्वसन आवश्यक है। अब चलिए सबसे पहले समझते हैं कि श्वसन की परिभाषा क्या है। अब तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर श्वसन है क्या। तो भोजन से संचित ऊर्जा को विमुक्त करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। देखिए, जो भी हम भोजन करते हैं ना, पिछले चैप्टर में आप पढ़े थे पोषण के बारे में। पोषण में क्या करते हैं हम लोग, जो भोजन खाते हैं उसका पाचन हो जाता है और उससे जो ग्लूकोज या जो उसके अपघटक हैं वो हमारे कोशिका में जाकर संचित हो जाते हैं। वही जो भोजन है जो हमारे कोशिका में संचित हुई है, उसके टूटने से, मतलब जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड और क्या निकलता है? जल प्राप्त होता है और साथ ही साथ ऊर्जा मिलती है। उसी की बात चल रही है कि भोजन से संचित ऊर्जा को विमुक्त करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। आइए श्वसन के अंतर्गत विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, श्वसन की विभिन्न अवस्थाएं अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर जो यह श्वसन है इसकी कौन कौन सी विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। संपूर्ण श्वसन क्रिया को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। देखिए, जो श्वसन की प्रक्रिया है इसे दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला होता है बाह्य श्वसन और दूसरा होता है अंतः श्वसन। देखिए, जो हम लोगों का शरीर है तो शरीर में दो क्रियाएं होती है। पहले तो हम लोग श्वास लेते हैं, श्वास लेने के बाद क्या होता है, हवा हम लोगों के फेफड़े तक पहुंच जाती है, ठीक है। और फिर खून के माध्यम से, मतलब रक्त के माध्यम से, वह ब्लड के माध्यम से वह हवा कहां तक पहुंचती है? हम लोगों के कोशिका तक। मतलब कि सबसे पहले जो सांस लेने की प्रक्रिया है उसको हम लोग बाह्य श्वसन के अंतर्गत रखते हैं। फिर जो वो हवा जो हम लोगों के कोशिका तक पहुंच गई, उस हवा से जो हम लोगों के कोशिका में जो भोजन संचित है उसका जो विखंडन होता है, उस प्रक्रिया को हम लोग अंतः श्वसन कहते हैं। तो इसको थोड़ा और हम लोग अब डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बाह्य श्वसन क्या होता है। बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को कोशिकाओं में पहुंचाना, मतलब कि बाहरी वातावरण मतलब हवा जो हम लोग श्वास लेते हैं तो उसमें क्या होता है, बाहर के वातावरण से ही तो हवा हम लोग अपने भीतर अपने फेफड़ा तक ले जाते हैं। तो वही बात बोला जा रहा है कि बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को कोशिकाओं में पहुंचाना तथा उसके उपयोग के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से बाहर वातावरण में छोड़ने की प्रक्रिया बाह्य श्वसन कहलाती है। क्लियर है? मतलब हवा को अंदर भरना और हवा को अंदर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वह बाह्य श्वसन के अंतर्गत आती है। अब देखिए, जो बाह्य श्वसन होता है, बाह्य श्वसन में होने वाली क्रिया को भी फिर दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में इसे हम लोग बांट सकते हैं? दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो भाग इसका कहलाता है वह कहलाता है श्वासोच्छ्वास, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ब्रीदिंग। और दूसरा है गैसों का परिवहन, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। तो अब इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि जो श्वसन है उसको दो भागों में बांटा गया है, बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन। अब जो बाह्य श्वसन है, इस बाह्य श्वसन को भी दो भागों में बांटा गया है। चलिए पेज को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। अब आप लोग यहाँ पे, हम लोग कहाँ पे आ गए हैं? अब हम लोग पहुंच गए हैं श्वासोच्छ्वास में। देखिए, अब श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीदिंग होता क्या है? सांस लेने तथा छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। मतलब जो श्वास लेने और श्वास छोड़ने की जो संपूर्ण क्रिया है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग जानते हैं ब्रीदिंग के नाम से। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? दिख रहा है क्लियरली आप लोगों को? विजिबल है? थोड़ा और बड़ा कर दें, आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। सांस लेने तथा छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास द्वारा बाहरी वातावरण एवं श्वसन अंगों जैसे कि फेफड़े के बीच गैस का आदान प्रदान होता है। अतः श्वासोच्छ्वास की क्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। देखो क्या है, जो श्वासोच्छ्वास है उसमें हम लोग जो हवा है वातावरण में, उस हवा को अंदर फेफड़े में भरते हैं और फेफड़ा में जो हवा आया है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, उसको हम लोग श्वास नली से बाहर छोड़ते हैं। अब ये जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया है ये कितने
चरण में पूरा होती है, तो ये 2 चरण में पूरा होती है। तो सबसे पहला चरण इसका जो है उसको समझने का कोशिश करते हैं। पहले चरण में बाहर से वायु के साथ ऑक्सीजन श्वसन अंग में पहुंचता है। देखिए जो सबसे पहले क्या होता है कि बाहर जो वायुमंडल में मतलब हवा जो है, हवा हम लोगों के श्वसन अंग तक पहुंचता है और उस हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन मौजूद होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं प्रश्वास। मतलब वातावरण से श्वास को अंदर फेफड़ा तक ले जाने की प्रक्रिया जो है उसे हम लोग कहते हैं प्रश्वास या इंस्पिरेशन। ठीक है, दूसरे चरण में फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहरी वातावरण में निकाल दिया जाता है। अब देखिए जो फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो वायु है उसको फेफड़ा से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है इसे हम लोग कहते हैं उच्छ्वास या एक्सपीरेशन। क्लियर है? तो ये दोनों बात अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रश्वास और उच्छ्वास क्या कहलाता है। प्रश्वास हवा को अंदर फेफड़ा में भरने की प्रक्रिया प्रश्वास है, और उच्छ्वास क्या है, फेफड़ा से बाहर हवा निकालने की प्रक्रिया नासाद्वार के माध्यम से उच्छ्वास कहलाती है। अब चलिए आगे समझते हैं, आगे आप लोगों को क्या बताया गया है। अतः श्वासोच्छ्वास वह प्रक्रिया है। अब देखिए जो हेडिंग हम लोग पढ़े थे श्वासोच्छ्वास के बारे में, अब ये श्वासोच्छ्वास क्या होता है उसको पूरी तरह से यहाँ पे समझते हैं। वह प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन युक्त हवा प्रश्वास की क्रिया द्वारा शरीर के भीतर फेफड़े में ली जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित हवा को उच्छ्वास की क्रिया द्वारा फिर फेफड़े से वातावरण में लौटा दिया जाता है। श्वासोच्छ्वास पूर्णतः यांत्रिक प्रक्रिया है। यह किस प्रकार की प्रक्रिया है? यह मैकेनिकल प्रोसेस है। ठीक है, यांत्रिक क्रिया है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है एक प्रश्वास प्लस एक उच्छ्वास से क्या बनता है, तो इसे हम लोग कहते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास ना, इसे हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का उत्तर अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं गैसों के परिवहन के बारे में। मतलब ये जो दूसरा मतलब ये जो श्वासोच्छ्वास है ये तो हम लोग समझ लिए बाह्य श्वसन में। अब हम लोग इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? गैसों का परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। देखिए अब क्या होता है गैसों का परिवहन, इसको समझने का कोशिश करते हैं। देखिए जब हवा को फेफड़ा में भर लिया जाता है तो फेफड़ा से और आगे की उसकी गति क्या होती है उसके बारे में समझेंगे। इस क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से कोशिकाओं में पहुंचता है। मतलब फेफड़ा तक तो पहले ही हवा पहुंच गई, अब हवा फेफड़ा में क्या होता है कि फेफड़ा में वो जो हवा है, जो ऑक्सीजन युक्त हवा है, वो रक्त में ऑक्सीजन वहां पे घुल जाती है। ठीक है, और वह रक्त के माध्यम से अब क्या होती है, कोशिकाओं तक जाती है। कोशिकाओं, हमारे पूरे शरीर, हमारा जो पूरा शरीर है वो क्या है भाई, हमारा पूरा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन युक्त हवा है ये हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक अब क्या करेगी, गति करेगी। कोशिका में ऑक्सीजन के फलस्वरूप ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, अब देखिए कोशिका के भीतर क्या होता है, कोशिका के भीतर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, कोशिका में ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से पुनः रक्त के माध्यम से फेफड़ों में पहुंचता है। देखिए जो भी हम भोजन करते हैं तो भोजन क्या होता है, हम लोगों के कोशिका में संचित होता है, और जो ये ऑक्सीजन जब कोशिका में पहुंचता है तो वह जो भोजन है उसमें जो ग्लूकोज है उसके साथ रासायनिक अभिक्रिया करके दो भागों में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और साथ ही साथ ऊर्जा निकलता है। अब जो वहां पे कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड बना है वह क्या होता है, रक्त धमनियों और रक्त में घुल करके पुनः कहाँ तक, हम लोगों के फेफड़ा तक पहुंचता है। ठीक है, अभी आप लोगों को आगे फेफड़ा का फोटो मैं अभी लगा दूंगा, आप फेफड़ा का फोटो देख सकते हैं, आगे आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बारे में मानव श्वसन तंत्र वहां पे चित्र देखेंगे, वहां पे आपको फेफड़ा लिखा हुआ मिलेगा कि फेफड़ा कहां पे होता है। ठीक है, तो वहां तक ये पहुंचता है और पुनः क्या होता है, उच्छ्वास के द्वारा इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब चलिए इस तरह से जो बाह्य श्वसन है यह हम लोगों का समाप्त हो गया। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर अंतः श्वसन क्या होता है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को अंतः श्वसन के बारे में समझाया गया है। आप लोगों को अच्छे से दिख पा रहा है? देखिए इस प्रक्रिया में कोशिका में मौजूद भोज्य पदार्थ ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर के कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं ऊर्जा एटीपी के रूप का निर्माण करता है। अंतः श्वसन कहाँ पे होता है, तो अंतः श्वसन होता है कोशिका में। कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों, कोशिका में। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि अंतः श्वसन कहाँ पे होगा, कोशिका में। कोशिका में जो भोजन संचित है ग्लूकोज के रूप में, तो क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन वहां पे पहुंचता है तो ये ग्लूकोज टूट जाता है। एक ग्लूकोज किस में टूटता है,
तो ये ग्लूकोज टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में, और साथ ही साथ इस प्रक्रिया में क्या निकलती है, इस प्रक्रिया में निकलती है ऊर्जा, और यह ऊर्जा निकलती है एटीपी के फॉर्म में। अब यहाँ पे देखिए एक नया वर्ड आया है एटीपी। एटीपी को हम लोग बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है एटीपी का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब चलिए आगे समझते हैं, आगे आप लोगों को क्या बताया गया। थोड़ा सा यहाँ पे बुक मुड़ा है तो थोड़ा सा आप लोगों को कठिनाई हो सकती है देखने में, फिर भी मैं इसे पूरा खोल देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके। अंतःश्वसन चूंकि कोशिका के अंदर होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। चूंकि मैं पहले ही आपको बताया हूं कि अंतःश्वसन कहाँ पे होता है, कोशिका में, इसलिए इस श्वसन को हम लोग कोशिकीय श्वसन यानी कि सेलुलर रिस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहां तक की बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए वही चीज समझाया गया है। यहाँ पे कोशिका है, कोशिका में क्या है, ऑक्सीजन, वायु युक्त ऑक्सीजन यहाँ पे पहुंच रहा है, और यहाँ कोशिका के भीतर होता है भोजन। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ये भोजन कोशिका के भीतर टूटता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या निकलती है, यहाँ पे ऊर्जा निकलती है। तो यहाँ तक की बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोशिकाओं में जब ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज अणुओं का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में होता है, तब यह क्रिया ऑक्सी या वायवीय श्वसन कहलाती है। अब देखिए वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, किसकी उपस्थिति में, वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में हो, वैसे श्वसन को हम लोग क्या कहते हैं, वैसे श्वसन को हम लोग कहते हैं वायवीय श्वसन। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए इस श्वसन के लिए यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन लिखा गया है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है वायवीय श्वसन में, और उससे क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बन रहा है, और साथ ही साथ ऊर्जा मुक्त हो रही है। ऊर्जा किस रूप में मुक्त हो रही है, तो ऊर्जा मुक्त हो रही है एटीपी के रूप में, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। तो यहां तक आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे देखिए क्या बताया गया है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, पहला जो यहाँ पे पढ़े, यहाँ उपस्थिति में पढ़े। अब देखिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अब ग्लूकोज के विखंडन के बारे में पढ़ रहे हैं, जो किसके अनुपस्थिति में हो रहा है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तब वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनाक्सी या अवायवीय श्वसन कहलाती है, एनाएरोबिक रिस्पिरेशन कहलाती है। मतलब जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तब एरोबिक रिस्पिरेशन या ऑक्सी श्वसन कहलाएगा, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तब वह श्वसन क्या कहलाएगा, तब वह श्वसन अनाक्सी या अवायवीय श्वसन कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या बताया गया है। इस क्रिया में ग्लूकोज अणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अब देखिए जो अनाक्सी श्वसन है, मतलब जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी तो उस समय क्या होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ग्लूकोज है वह किस में टूटेगा, तो यह टूट जाएगा एल्कोहल में। किसमें, एल्कोहल में। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या निकलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। साथ ही साथ क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तथा इनके साथ यहाँ ऊर्जा मुक्त होगी। लेकिन एक बात यहाँ समझ लेने वाली है कि जो अनाक्सी श्वसन होता है, मतलब कि जिस श्वसन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, उस श्वसन में ऊर्जा तो मुक्त होता है, लेकिन उस ऊर्जा की मात्रा ऑक्सी श्वसन की अपेक्षा कैसी होती है, कम होती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में टूट करके एल्कोहल, एल्कोहल मतलब दारू होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रही है। कौन, ग्लूकोज, और साथ ही साथ क्या मुक्त हो रहा है, ऊर्जा मुक्त हो रहा है। यहाँ भी ऊर्जा एटीपी के रूप में मुक्त होता है। चलिए अब आगे समझते हैं, आगे आप लोगों को क्या बताया गया है। यहाँ पे दिख रहा होगा ईस्ट में वायवीय श्वसन के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा भवसन लिखा गया है, तो ये मिसप्रिंट है ना, इसको हम लोगों को श्वसन समझना है। ये क्या लिखा हुआ है, श्वसन समझना है मेरे प्यारे बच्चों। ईस्ट एक कोशिक जीव है। जो ईस्ट होता है ना, देखो ऐसे छोटा सा, उसमें सिर्फ एक ही कोशिका पाया जाता है। ईस्ट में कितने कोशिका पाए जाते हैं, एक ही कोशिका पाए जाते हैं। जैसे हम लोगों के शरीर में बहुत सारे कोशिका पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग कैसे जीव हैं, बहुकोशिक जीव हैं, ठीक है। लेकिन जो ईस्ट होता है यह एक कोशिक जीव होता है। यहाँ तो बात समझ में आ रही है। तो ईस्ट एक कोशिक जीव है। ईस्ट अवायवीय रूप से, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे एक और गलती आपको लिख दिया गया है। यह जो वायवीय श्वसन लिखा हुआ है, यह वायवीय श्वसन न होकर के अवायवीय श्वसन होगा। कैसा,
अवायवीय श्वसन होगा, क्योंकि ईस्ट में कैसा श्वसन होता है मेरे प्यारे बच्चों, अवायवीय श्वसन। देखो एनसीईआरटी में भी बहुत सारा मिसप्रिंट रहता है ना, तो इसको यहाँ पे देखना है। ईस्ट क्या करता है, अवायवीय श्वसन करता है ना, तो ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया में एल्कोहल निर्मित होता है। और इस प्रक्रिया में क्या बनता है, इस प्रक्रिया में एल्कोहल का निर्माण होता है। अतः इनका उपयोग शराब, क्या शराब, वाइन बनाने और बियर बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, ये बात अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ईस्ट का उपयोग क्या किया जाता है, ईस्ट का उपयोग शराब बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए एक और महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए यहाँ पे कि ईस्ट का और क्या उपयोग होता है। हम लोगों की जो मम्मी होती है ना, तो कभी कभी आप छोला भटूरा खाते होंगे, तो जो भटूरा बनता है, भटूरा में आटे को फुलाने के लिए, पफ करने के लिए भी ईस्ट पाउडर का प्रयोग करती हैं। नमक या आटे की जैसा ईस्ट पाउडर दिखता है, जब उसके एक चुटकी पाउडर को डाला जाता है आटे में, तो आटा फूल जाता है। क्लियर है। अब देखिए आगे आप लोगों को यहाँ पे क्या समझाने का कोशिश किया गया है। झारखंड में ईस्ट की जगह रानू गोली, देखो झारखंड जो है, झारखंड में ईस्ट के जगह पर एक अलग पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, उस पदार्थ का नाम है रानू गोली। ठीक है, का इस्तेमाल कर स्थानीय पेय पदार्थ हड़िया का निर्माण किया जाता है। जो झारखंड का स्थानीय पेय पदार्थ है जिनको लोग पीते हैं, यह हालांकि यह मादक पदार्थ होता है और इसके सेवन से बच्चों को बचना चाहिए। ठीक है, तो जो झारखंड की ये पुस्तक है एनसीईआरटी की, उसमें ये बात लिखा गया है, नेशनल वाले में यह बात नहीं लिखा गया है। तो जो हड़िया है इसके निर्माण के लिए रानू गोली का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मैं अभी आप लोगों को झारखंड के एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा हूं, तो ये बात ध्यान रखेंगे ना। चलिए आगे देखिए, हमारी पेशी कोशिकाएं। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ना शुरू किए हैं मेरे प्यारे बच्चों, पेशी कोशिकाएं के बारे में। पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन करती है। पेशी कोशिका कहाँ पे पाई जाती है, जो हमारे हाथ के जो मसल हैं, मतलब केहूनी के ऊपर का जो पोर्शन है जहाँ, और साथ ही साथ जो हम लोगों के घुटने का नीचे का जो पोर्शन है पैर वाला, वहाँ का जो पोर्शन है उसे हम लोग पेशी कोशिका वहां पे उपस्थित होता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती हैं, वहां पे भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन हो सकता है। तो क्या होता है उसमें आगे उसको समझते हैं। लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती हैं। लेकिन यह जो प्रक्रिया है अवायवीय श्वसन की, जो हम मनुष्यों के पेशी में होती है, वह बहुत कम समय के लिए होती है। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। देखिए क्या होता है, जब हम लोग बहुत तेज एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, व्यायाम करते हैं, टहलते हैं, ये सब कुछ भी करते हैं या साइकिल चलाते हैं, तो उस समय क्या होता है, जितनी ऑक्सीजन की जरूरत, मतलब जितने ऊर्जा की जरूरत हमारे शरीर को होती है, उतना ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हम लोगों को ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाता है, मतलब उतना तेजी से हम लोग श्वास नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अपघटन लैक्टिक अम्ल में होता है। किसमें, लैक्टिक अम्ल में, मतलब ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसमें बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल में, और साथ ही साथ उसमें ऊर्जा मुक्त होती है। समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब यह जो लैक्टिक अम्ल है, यह हम लोगों के हाथों में, पैरों में जमा हो जाता है। इसी के कारण जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद हम लोगों के हाथ पैर में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है, मतलब ऐठन होने लगता है। अब आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए जो दूध हम लोग पीते हैं, दूध में भी क्या होता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये बात तो आप लोगों को पता ही होता है। चलिए आगे देखिए, जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती है, इस प्रक्रम में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम अभी आप लोगों को बता चुके हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। इसी लैक्टिक अम्ल के उपस्थिति के कारण क्या होता है, हम लोगों का जो पेशी है उसमें ऐंठन उत्पन्न होता है। अब देखिए क्या होता है, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने के बाद हम लोगों के पेशियों में ऐंठन उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो ये तो मैं आप लोगों को बता दिया। अब इससे हम लोग निजात कैसे पा सकते हैं, इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? अगर पेशियों में ऐंठन हो रहा है, मतलब वहां पे अगर लैक्टिक अम्ल जमा हो गया, तो उससे हम लोग कैसे छुटकारा पा सकते हैं? तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर समझते हैं। जब गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश
करते हैं तो हम लोगों के शरीर में रक्त का संचरण प्रवाह बढ़ जाता है। इसके कारण हम लोगों को आराम महसूस होता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं और हम लोगों के शरीर में ऐंठन उत्पन्न होने लगे तो उस समय हम लोगों को क्या करना चाहिए, गर्म जल से स्नान करना चाहिए, मतलब गुनगुना पानी से। गर्म जल कहने का अर्थ है बहुत तेज गर्म नहीं, हल्का, मतलब जितना शरीर बर्दाश्त कर सके वैसे पानी से हम लोगों को हाथ पैर धोना चाहिए या फिर स्नान करना चाहिए। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। अब देखिए क्या है कि जब हम लोग गर्म जल से स्नान करते हैं या गर्म जल से हाथ पांव धोते हैं तो क्या होता है कि जो ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हुई है वह लैक्टिक अम्ल पुनः टूट जाता है किसमें भाई, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। ठीक है, तो जिससे क्या होता है उसका पूर्ण दहन हो जाता है और उससे क्या होता है हम लोगों को ऊर्जा मिलती है और हम लोगों के हाथ पैर का ऐंठन भी खत्म हो जाता है। श्वसन के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ के बारे में समझने के लिए कुछ आसान क्रियाकलाप करते हैं। अब देखिए कुछ आप लोगों को क्रियाकलाप समझाया गया है एनसीईआरटी बुक में, उस क्रियाकलाप को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए आपको कैसे क्रियाकलाप समझना है, तो सबसे पहले इसको पेज को एडजस्ट कर लेते हैं। पेज आप लोगों को दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे है क्रियाकलाप 1। चलिए अब इस क्रियाकलाप को समझने का कोशिश करते हैं। एक परखनली लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, एक छोटा सा परखनली आप लोगों को ले लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे एक बच्चे ने एक परखनली लेके रखा है, ये परखनली है, आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, एक परखनली लीजिए, उसमें तुरंत तैयार किया हुआ चूने का जल लीजिए। अब चूने का जल क्या होता है, जो खैनी के साथ चूना खाते हैं ना लोग गाँव में बुजुर्ग लोग, तो वही चूना लेना है और उसको पानी में घोल लेना है। ठीक है, और उसके बाद उसको शांत छोड़ देना है 10-15 मिनट के लिए। जब चूना अंदर नीचे बैठ जाए तो उस पानी को हम लोगों को निथार करके और एक बीकर में ले लेना है हम लोगों को, या परख नली में ले लेना है। ठीक है, अब गोल कागज में एक छिद्र बनाइए और उसके बाद एक रिफिल का टुकड़ा या कोई पेन होता है ना जिसमें दोनों साइड से खुला होता है, उसको आपको ले लेना है। ठीक है, इस कागज को परखनली, अब इस कागज से परखनली को अच्छी तरह से देखिए, सबसे पहले एक कागज लेना है, फिर एक रिफिल लेना है या पेन का टुकड़ा लेना है, उस कागज से इस परखनली को ढक लेना है और उसमें छिद्र करके एक स्ट्रो या पेन का जिसमें दोनों तरफ से छेदा हो उसके सहायता से क्या करना है, उसमें फूंक मारना है। ठीक है, तो जब आप फूंक मारेंगे तो फूंक मारने से देखेंगे कि उसमें आप जो फूंक मार रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह जो चूने का पानी है इसका रंग दूधिया हो जाएगा। कैसा, हल्का दूधिया कलर का हो जाएगा। ठीक ना, तो इससे यह पता चलता है कि जो हम लोगों का श्वास है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, उपस्थित है। अब चलिए आगे समझते हैं कि आगे आप लोगों को क्या बताया गया है इस चैप्टर में। दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से। अब अपने मुंह से स्ट्रा की मदद से चूने के जल में, यही बात आपको यहाँ पे समझाया गया है कि जल का रंग कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। तो यहाँ तक की बात हम लोग समझ चुके हैं। इससे पता चलता है कि उच्छ्वासित या सांस द्वारा छोड़े गए हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यहाँ तक की बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। अतः श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना तथा कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। यह बात मैं आप लोगों को अच्छे से समझा चुका हूं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं आगे। देखिए आगे क्या समझाया गया है कि एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है कि एक प्रश्वास और एक उच्छ्वास। सामान्य स्थिति में औसतन एक वयस्क मानव में श्वसन की दर प्रति मिनट 15 से 18 बार होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को याद कर लेना है कि एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसमें प्रति मिनट मतलब 1 मिनट में वह कितना बार क्या करता है, श्वास लेता है, तो 15 से 18 बार वह श्वास लेता है। अब देखिए, अब आप लोगों से यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछा गया है एनसीईआरटी बुक में, आप लोगों को दिख रहा है। जब हम दौड़ कर आते हैं तो सांस तेजी से लेने लगते हैं, क्यों? क्योंकि जब हम दौड़ कर आते हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस ऊर्जा की प्राप्ति के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत तेज तेज श्वास लेने लगते हैं। लंबी दूरी दौड़ने पर पैरों की पेशियों में दर्द क्यों होने लगता है? तो इसका पहले ही मैं आप लोगों को उत्तर बता दिया हूँ, शायद आप लोगों को याद भी होगा। चलिए अब आगे समझते हैं कि आगे आप लोगों के बुक में क्या दिया गया है। अधिक
व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। पहले हम लोग 15 से 18 बार 1 मिनट में श्वास लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग बहुत तेजी के साथ एक्सरसाइज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में हम लोगों का श्वसन दर बढ़ के 25 बार तक हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, विभिन्न परिस्थितियों में श्वसन दर के बारे में समझने के लिए क्रियाकलाप यहाँ पे दिया गया है, तो इस क्रियाकलाप को आप कर सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ कि कौन सा क्रियाकलाप यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे एक क्रियाकलाप आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ये आप लोगों को क्रियाकलाप खुद से कर लेना है, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है जिसे आपको समझना है। अब चलिए हम लोग दूसरे पेज पे चलते हैं और वहां पे समझने का कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया है। देखिए यहाँ पे देखेंगे कि एक चित्र दिखाया गया है, इस चित्र के माध्यम से आपको समझाया गया है फेफड़े के कार्य विधि को। जो हम लोगों का फेफड़ा है, देखिए हम लोगों का फेफड़ा कहाँ पे होता है, यहाँ पे स्थित होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो फेफड़ा है ये कैसे कार्य करता है उसके लिए एक मॉडल बनाया गया है। इस मॉडल में देखो मुख्य रूप से क्या किया गया है, एक जार ले लिया गया है इस तरह से, या एक जो पानी वाला बोतल 2 लीटर वाला बोतल आता है ना पेप्सी वगैरह का, तो व्हाइट वाला बोतल ले लेंगे। उसके मुंह पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक बांधा गया है गुब्बारा, ठीक है, और इस गुब्बारे को बांधेंगे और ऊपर 2 स्ट्रॉ के सहायता से हम लोग 2 छोटे छोटे गुब्बारे को बांधेंगे और यहाँ पे कॉर्क लगा करके इसको बंद कर देते हैं। जब इस गुब्बारे को नीचे खींचा जाता है तो क्या होता है कि ये दोनों गुब्बारे फूल जाते हैं, और जब इस गुब्बारे को अंदर ढकेला जाता है तो ये दोनों गुब्बारे पिचक जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों का जो फेफड़ा है वह भी कार्य करता है। तो यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे क्या समझाने का प्रयास किया गया है। अब चलिए आगे हम लोग समझते हैं। आइए अब श्वासोच्छ्वास क्रिया विधि को हम लोग और अच्छे से समझते हैं कि जो मनुष्य है उसमें श्वासोच्छ्वास की क्रिया विधि कैसे संपन्न होती है। चलिए इसकी देखिए यहाँ से क्रिया शुरू होती है। थोड़ा सा इसको पहले इस फिगर को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए यह मानव का श्वसन तंत्र दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे होता है नासाद्वार, मतलब नाक होता है, ठीक है, और यहाँ से हवा चलती है, ठीक है। यहाँ पे एक पाइप के समान की संरचना होती है। यहाँ पे कैसी संरचना होती है, पाइप के समान की संरचना होती है। यहाँ से ये जो है ये पिंजर है, ये पिंजर क्या होता है, हड्डियों से बना हुआ एक पिंजड़े के समान संरचना होती है। और इसके भीतर क्या होता है, इसके भीतर ही होता है हम लोगों का फेफड़ा स्थित। क्या होता है, फेफड़ा। और फेफड़ा के नीचे देखिए यहाँ पे स्थित होता है डायाफ्राम। तो आप लोग समझ रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या दर्शाया गया है। और यहाँ पे है हम लोगों का श्वास नाल। क्या है यहाँ पे, श्वास नाल दर्शाया गया है मेरे प्यारे बच्चों। अब चलिए समझते हैं। जब हम नथुनों द्वारा या नासा द्वार से वायु को अंदर लेते हैं तो वायु नथुनों से नासा गुहा में चली जाती है। सबसे पहले यहाँ से नाक से जब हम लोग हवा को, मतलब ऑक्सीजन युक्त हवा को जब अंदर भरते हैं तो ये नासा द्वार के माध्यम से वायु कहाँ जाती है, अंदर चली जाती है। अब देखिए आगे क्या होता है, नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर के हमारे फेफड़ों में जाती है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, श्वास नली है। इस श्वास नली के माध्यम से क्या होता है, हवा जो है हम लोगों के फेफड़ों तक पहुँचती है, मतलब यहाँ तक फेफड़ों तक पहुँच जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। जो फेफड़ा होता है वक्ष गुहा, मतलब ये जो हम लोगों का छाती के पास का जो हृदय, मतलब ये जो एरिया है हम लोगों के बॉडी का, यहीं पे वक्ष गुहा स्थित होता है, ठीक है। तो इसी वक्ष गुहा में क्या होता है, फेफड़ा स्थित होता है, ठीक है। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है और इसके ऊपर से क्या रहती हैं, पसलियां होती हैं। ये सब देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, पसलियों से ये घिरी रहती है। एक बड़ी पेशीय परत को डायाफ्राम कहते हैं। और देखिए जो नीचे है ये पेशी युक्त, पेशीय ऊतक के बारे में भी बताए थे, तो पेशी से युक्त ये डायाफ्राम यहाँ पे नीचे होता है जो इसको नीचे से सपोर्ट देता है, घेरे रहता है, ठीक है। डायाफ्राम कहलाती है जो वक्ष गुहा के आधार प्रदान करती है। ये क्या करती है, इसे आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होते हैं। अब देखो जो श्वसन की क्रिया होती है उसमें क्या होती है, ये जो डायाफ्राम है, मतलब ये डायाफ्राम का और ये जो पसलियां हैं यही ऊपर नीचे आते जाती हैं। मतलब आप श्वास लेकर के भी, श्वास भर के देख सकते हैं कि आप लोगों का छाती कैसे फूलता है और फिर वह कैसे नीचे आता है, ठीक है। आप अपने हाथों से अपने पसलियों को, ये जो यहाँ पे हड्डियां हैं, इसको अनुभव करके भी देख सकते हैं। अतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करते हैं। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है। अब देखिए क्या है,
जिस समय हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं तो यह जो डायाफ्राम है मेरे प्यारे बच्चों, यह नीचे की ओर आता है, ठीक है, और यह जो पसलियां है यह ऊपर की ओर जाती है। पसलियां किधर जाएगी? ऊपर की ओर। डायाफ्राम किधर आएगा? नीचे की ओर जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो वक्ष गुहा है, मतलब छाती का जो गुहा है, जो वहां का स्थान है, वह क्या होता है, बढ़ जाता है, और इसके बढ़ने से क्या होता है, वायु फेफड़े में आ जाती है। तो यहां तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि यहां पे मैं आप लोगों को क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्लियर है? फेफड़े वायु से भर जाती है उच्छ्वसन के समय। अब देखो, जब इसका जस्ट उल्टा होगा तो क्या होगा, पसलियां नीचे की ओर आएंगी, अंदर की ओर जाती हैं, और जबकि डायाफ्राम जो है ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और वायु फेफड़े से बाहर धकेल दी जाती है। तो इस तरह से जो है हम लोगों का क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक वही चीज दिखाया गया है। डायाफ्राम क्या है, डायाफ्राम नीचे की ओर आ रहा है, पसलियां ऊपर की जा रही हैं, तो यहाँ पे क्या है, इसका आयतन वक्ष गुहा का बढ़ गया, जिसके चलते श्वास क्या है, अंदर भर गया। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या है, ये पसलियां नीचे की ओर जा रही हैं और डायाफ्राम ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे जो वक्ष गुहा है इसका आयतन क्या है, कम हो गया, जिसके चलते हवा क्या हो गई, बाहर की ओर निकल गई, शरीर से बाहर। तो ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग समझेंगे कि मनुष्यों को छोड़ करके अन्य दूसरे जंतु जो हैं उनमें श्वसन कैसे होता है। इस बातों को समझने का हम लोग कोशिश करते हैं कि अन्य जंतुओं में श्वसन की क्रिया कैसे संपन्न होती है। हम जान चुके हैं कि मनुष्य फेफड़े के द्वारा श्वसन करते हैं। जो मनुष्य होते हैं वे कैसे श्वसन करते हैं, फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, बकरी, हाथी, मेढक, सांप, हिरण आदि भी फेफड़े के द्वारा ही श्वसन करते हैं। मनुष्यों के अलावा जितने यहाँ पे जीव दिख रहे हैं ये सब भी किससे श्वसन करते हैं, ये सब करते हैं फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आप लोगों को याद रखना है। परंतु क्या आप जानते हैं कि केचुए, मछली, तिलचट्टा, टिड्डे आदि जंतु में फेफड़ा नहीं होता है, तो फिर ये कैसे श्वसन करते हैं भाई? ये तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं कि आखिर ये कैसे श्वसन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि केचुओं में श्वसन कैसे होता है। केचुआ आप लोग देखे हैं? नहीं देखे हैं तो मैं पहले केचुआ आप लोगों को दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए, ये है केचुआ, दिख रहा है? दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ये क्या है? केचुआ है ना, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए अब इसी के बारे में समझना शुरू करते हैं कि आखिर इन केंचुओं में कैसे श्वसन होता है, ठीक है। एडजस्ट है बुक, दिख रहा है सबको अच्छे से? केंचुए की त्वचा पतली और नम होती है। जो केंचुआ है, देखो केंचुआ कहाँ पे मिलता है, जहाँ पे खेती होती है ना वहाँ पे मिट्टी में केंचुआ पाया जाता है। बरसात के दिनों में देखोगे कि केंचुआ जो है वो निकल आता है हम लोगों के घर आंगन में, सड़क वगैरह पे, ठीक है। तो ये जो केंचुए होते हैं इनकी जो त्वचा होती है पतली होती है और नम होती है, मतलब चिपचिपा होती है, ठीक है। इनकी त्वचा से गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो सकता है। अब देखो, ये जो केंचुआ होते हैं ना, इनकी जो त्वचा होते हैं इस तरह से, मान लो केंचुआ है, ये केंचुआ भाई साहब है, तो इनकी जो त्वचे हैं इन पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इनका त्वचा भी क्या होता है, नम होता है, ठीक है। तो ये जो त्वचा के माध्यम से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेते हैं। यानी कि इनमें श्वसन कैसे होता है, त्वचा के माध्यम से होता है। देखिए यहाँ केंचुआ दिख रहा है, ये त्वचा के माध्यम से ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। तो केंचुआ में श्वसन यहाँ पे दर्शाया गया है। यह श्वसन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ता है। इस प्रकार केंचुए श्वसन की क्रिया अपनी त्वचा द्वारा करते हैं। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि मेढक में श्वसन कैसे होता है। मेढक तो आप लोग सब लोग देखे होंगे, बरसात के दिनों में मेढक दिखाई पड़ता है। तो मेढक स्थल या जल दोनों में रहते हैं, इसलिए मेढक को हम लोग क्या कहते हैं, उभयचर प्राणी बोलते हैं। कैसा प्राणी? उभयचर। वैसे प्राणी जो जल और स्थल दोनों पे रह सकते हैं उसको हम लोग उभयचर जीव कहते हैं। इनमें दो प्रकार का श्वसन अंग पाया जाता है। अब देखो, सबसे बड़ी बात है, अभी तक जितने भी जीव के बारे में हम लोग पढ़े उसमें एक ही प्रकार के श्वसन अंग के बारे में पढ़े हैं, लेकिन मेढक एक ऐसा जीव है जिसमें दो प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, जब यह स्थल पे होता है, मतलब जब पानी से बाहर होता है, जमीन पे होता है, तो यह फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है, ठीक है। और जब यह जल के अंदर होता है तो त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है। यहाँ पे देखिए, एक आपको क्या दिख रहा है, मेढक दिख रहा है। मेढक में भी यहाँ पे है फेफड़ा। जब यह जल में होता है तो ये अपने त्वचा के माध्यम से करता है, लेकिन जब
जल के बाहर होता है तो यह अपने फेफड़ों के माध्यम से क्या करता है, श्वसन क्रिया को संपन्न करता है। मेढक में श्वसन अंग। तो आप लोग क्या करेंगे, अपने कॉपी में एक फोटो बनाएंगे, चित्र बनाएंगे और इस श्वसन तंत्र को दर्शाने का कोशिश करेंगे कि आखिर मेढक का श्वसन तंत्र कैसा होता है। अब चलिए हम लोग समझते हैं किसके बारे में, तिलचट्टे के बारे में। किसके बारे में, तिलचट्टे के श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तिलचट्टा हो या टिड्डी हो या छोटे छोटे कीट पतंग हो, उनमें कैसे होता है श्वसन, अब इसके बारे में समझते हैं। तिलचट्टे में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को श्वास रंध्र या स्पाइरकल्स बोलते हैं हम लोग। जो तिलचट्टे होते हैं उनके शरीर पे क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। इन छिद्र को हम लोग कहते हैं श्वास रंध्र या स्पाइरकल्स। इनके शरीर में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल होता है। अब देखो जो तिलचट्टे होते हैं ना, तिलचट्टे के बॉडी पे तो छोटे छोटे स्पाइरकल्स होती हैं, साथ ही साथ इनके पूरे शरीर में देख रहे हैं ये श्वास नलियों का जाल पूरा बॉडी में इनका फैला हुआ रहता है। ये जो श्वास नलियों का जाल है इनको हम लोग कहते हैं श्वासनाल या वातक। इसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रेकिया। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेकिया, ठीक है भाई। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले ये जो श्वास नाल है यहाँ पे, और साथ ही साथ क्या है भाई, यहाँ पे जो छोटे छोटे रंध्र हैं यानी कि स्पाइरकल्स हैं, क्या है, श्वास रंध्र। इसको भी मैं लिख देता हूँ, श्वास रंध्र, ठीक है। तो श्वास रंध्र के माध्यम से सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीजन इनके शरीर में आता है और फिर यह श्वास नाल के माध्यम से सभी कोशिकाओं तक, छोटी छोटी कोशिकाओं तक वह हवा पहुंच जाता है। तो यही स्टोरी नीचे आपको बताया गया है, देखिए चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों से होकर के शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंच जाती है। कोशिका से, अब कोशिका में क्या होगा, ग्लूकोज का विखंडन होगा, पहले ही हम लोग पढ़ लिए हैं। ग्लूकोज के विखंडन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, श्वास नालों में आते हैं और फिर श्वास रंध्रों से शरीर से बाहर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से तिलचट्टे में श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है, ठीक है। जल में रहने वाले अनेक जीव श्वसन कैसे करते हैं। अब हम लोगों के पास प्रश्न आता है कि जो जल में रहने वाले विभिन्न जीव हैं वे श्वसन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक उदाहरण पढ़ेंगे किसका, मछली का, कि आखिर जो मछली है वह तो जल में रहती है, तो मछली में श्वसन कैसे होता है। देखिए यहाँ मछली का एक फिगर दिया गया है और मछली का यहाँ पे गिल दर्शाया गया है। गिल कह लें या क्लोम इसको कह लें, और ये बात समझ में, या गलफड़ कह लें, ये तीनों एक ही नाम है, ठीक है। गलफड़ कहें, गिल कहें या क्लोम कहें। तो चलिए मछलियों में श्वसन कैसे होता है इसके संबंध में हम लोग समझते हैं। कहता है कि मछली तथा पानी में रहने वाले जीवों में गलफड़, सबसे पहला क्या है, गलफड़ या क्लोम या गिल पाया जाता है, ठीक है। गिल जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करता है। अब देखो ये जो मछलियां हैं ये गिल का उपयोग किसके लिए करती हैं, श्वसन के लिए करती हैं। गिल मछली के सिर के ऊपरी भाग में होता है। आप लोग जब मछली देखे होंगे तो मछली के ऊपरी भाग में यहाँ पर देखेंगे कि क्या होता है, उनका गिल होता है, ठीक है। गिल में देखेंगे कि बहुत सारी रक्त वाहिकाएं होती हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, खून को, मतलब रक्त को संचरित करने वाली छोटी छोटी पाइप की तरह पतली पतली वाहिकाएं होती हैं, ठीक है। जब ये हवा युक्त जो पानी है, मतलब ऑक्सीजन युक्त जो पानी है, जब इसके मुंह से अंदर जाता है तो जब इसके गिल के पास यहाँ पे पहुंचता है तो क्या होता है, जो ये रक्त वाहिकाएं हैं इसमें ऑक्सीजन घुल जाता है, ठीक है। और इस ऑक्सीजन के घुलने से क्या कर पाता है, यह श्वसन क्रिया संपन्न कर पाता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। क्या अन्य सजीवों की तरह पौधे भी श्वसन करते हैं? इनमें श्वसन के लिए क्या रचनाएं होती हैं? हाँ, अन्य जीवों के भांति पौधे भी श्वसन करते हैं। देखिए जो पौधों की पत्तियां होती हैं, देखिए जो पौधे हैं, पौधों की इस प्रकार की पत्तियां जो होती हैं, पौधों की पत्तियों पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इस प्रकार से छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को हम लोग कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र या स्टोमेटा। इस स्टोमेटा का आकृति कुछ इस प्रकार का होता है मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको बना करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो स्टोमेटा है उसकी आकृति इस प्रकार की होती है। इसमें देखिए रंध्र द्वार यहाँ पे है, इस जो छोटा सा छिद्र दिख रहा है रंध्र द्वार, और ये बगल का जो कोशिका है इसको हम लोग कहते हैं द्वार कोशिका। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसे हम लोग कहते हैं द्वार कोशिका। तो यही जो रंध्र है इसी के माध्यम से जो पौधे हैं, पौधों में
श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। रंध्र से क्या है, ऑक्सीजन युक्त वायु जो है कोशिका के भीतर, पौधों के भीतर चले जाते हैं और वहां पे ग्लूकोज टूटने से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वह ग्लूकोज के विखंडन से जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पुनः क्या होते हैं, उसी रंध्र के माध्यम से पौधों से के शरीर से बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार इस अध्याय में आप लोगों ने श्वसन नामक जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ा। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और सपोर्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार से एजुकेशनल वीडियो लेकर के आता रहूं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।